बच्चों, आज हम पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मांग की लोच की श्रेणियां चल रही थी हमारी, उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम उसका पार्ट 3 कराएंगे, क्योंकि मांग की कीमत लोच की श्रेणियां 5 भागों में विभक्त थी। मांग की कीमत लोच की जो श्रेणियां थी बच्चों, वो 5 भागों में विभक्त थी। पहली पूर्णतया लोचदार मांग, जिसे हमने ईडी इक्वल टू इन्फिनिट अनंत, ठीक है। दूसरी लोचदार मांग, जिसे हमने ईडी ग्रेटर देन 1, ठीक है, लोच दिखाया था अपनी मांग की मात्रा में, ठीक है। तीसरी इकाई के बराबर मांग, ठीक है। ये सब टॉपिक मांग से रिलेटेड है। मांग जो है, कीमत जो है, वो मांग पर क्या इफेक्ट डालती है, उसके अकॉर्डिंग ही एक कैटेगरी डिवाइड की गई है। तो इकाई के बराबर इक्वल 1, इस चीज को बताया था। चौथी हम जो बताने जा रहे हैं बच्चों, बेलोचदार मांग। बेलोचदार या कम लोचदार भी बोल सकते हैं मांग की लोच। हमने 3 कैटेगरीज को कल पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता दिया था, ठीक है। चौथी कैटेगरी आज हम स्टार्ट करेंगे कि बेलोचदार मांग की लोच किसे कहते हैं, और पांचवी शून्य लोच, ठीक है, या पूर्णतया बेलोचदार। देखिए बच्चों, इस वर्ड का बहुत महत्व है। पूर्णतया है तो वो चीज बिल्कुल नील के बराबर है। जैसे इसमें थी पूर्णतया, किसमें था, लोच था मांग में। यहाँ पे पूर्णतया बेलोच है, कोई लोच नहीं है किसमें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, यानी ईडी इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों स्थिति अपनी रह गई है, जो हम पार्ट 3 में स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। मांग की लोच की श्रेणियों में पार्ट 3 स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम पहले ये बताना चाह रहे थे कि मांग की लोच किसे कहते हैं। हमने बता दिया था पिछले वीडियो में कि मांग की कीमत लोच या लोच किसे कहेंगे कि जब वस्तु की मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के कारण होता है, तो वो क्या कहलाती है, मांग की लोच कहलाती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाती है, ठीक है बच्चों। अब बेरोजगार मांग की लोच किसे कहेंगे, यहाँ पे साफ पता लग रहा है कि ईडी जो है वो है इकाई से कम है, यानी कि बेरोजगार, हम इसका अध्ययन कर रहे हैं कि बेरोजगार मांग किसे कहेंगे, ठीक है। हमारी फोर्थ कैटेगरी बेरोजगार मांग किसे कहेंगे, हम इसका अध्ययन अब इस श्रेणी के बात करेंगे। पहले इसका मीनिंग समझिए कि बेरोजगार मांग जो है वो कहलाती है कि जब मांग की मात्रा, जब मांग के आनुपातिक परिवर्तन, मांग के आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन, क्या दिखाना है हमें कि मांग के आनुपातिक परिवर्तन में कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से क्या हो रही है, कम हो रही है ना मांग की मात्रा। हमें यही चीज दिखानी कि जब मांग के आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है, से
कम होता है तो हम क्या कह सकते हैं कि मांग की जो लोच है वो क्या कहलाएगी, बेलोचदार मांग कहलाएगी। होता है तो बेलोचदार मांग की लोच कहलाती है। इस कैटेगरी को हम कैसे लिखते हैं, ईडी लेस देन 1। अभी हम इसको रेखा चित्र के द्वारा भी समझाएंगे कि कैसे मांग की जो लोच है वो कम होगी। ठीक है बच्चों, हमने चित्र बनाया, y o x, यहाँ पर वही वस्तु की मात्रा या मांग की मात्रा जो भी आप लिखना चाहे, एक ही बात है क्यू आई, वस्तु की मात्रा इसे हम क्यू बोलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कीमत, जिसे हम बोलेंगे पी। ठीक है, आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो पी। ये तो वही चीज है जो हमारा अब तक मांग का नियम चलता आता है। अब हमें पोजीशन जो दिखानी है वो दिखानी है कि ईडी कम और कीमत ज्यादा, यानी कि हम पिछले वीडियोस में समझ चुके होंगे कि हमारे जो वीडियोस में था हमने बताया था कि यहाँ पर मांगी गई मात्रा में जितना परिवर्तन हो रहा है कीमत के अकॉर्डिंग हो रहा है, कि कीमत में जो अंतर गैप दिखाते हैं हम उसको दिखाएंगे। यहाँ पर मांग की मात्रा को तो कम दिखाना है और कीमत के अंतर को ज्यादा दिखाना है। तो इस पोजीशन में हम कैसे दिखाएंगे कि हमने डिमांड लाइन को बना दी, प्राइस मान लीजिए हमारे यहां पर है, प्राइस जो है वो हमारे एक लाइन हमने ये वस्तु की पहले वाली कीमत और ये वस्तु की पहले वाली मात्रा। अब हमें इस चीज को दिखाना है कि हम कम कैसे दिखाएं और इसको हम ज्यादा कैसे दिखाएंगे, यानी कि प्राइस में गिरावट का जो अंतर है वो ज्यादा गैप में दिखाएंगे और इसको हम दिखाएंगे कम। जैसे डिमांड लाइन को आप पहले भी बता सकते हैं और पहले भी बता सकते हैं, अगर हमारा इसके गैप को हम कम बता रहे हैं। अब जो डिमांड लाइन पॉइंट्स पे छुएगी वही मांग की लोच। आपको अंदर से पता लग गया होगा ये नई जो कीमत आई है वो कीमत, यानी कि कीमत के ज्यादा गिरने से ज्यादा कम हो रही है कीमत, तो क्वांटिटी बढ़ रही है। ये पोजीशन Q1 क्वांटिटी बढ़ रही है। ये जो गैप है, अंतर जो है डेल्टा P का और डेल्टा Q का, इस अंतर के अनुपातिक परिवर्तन में जो कम या ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या कम दिखाया मैंने, ईडी। कौन सी श्रेणी पढ़ रहे हैं हम, ईडी लेस देन 1, यानी कि कीमत को हमने ज्यादा दिखाया है और मांगी जाने वाली मात्रा को गैप बिल्कुल कम। अगर आप नई कीमत बताना चाह रहे हैं तो इसको एक डॉटेड लाइन में बना सकते हैं, इससे हमें ये पता है कि बाद की जो कीमत है, नई जो कीमत और क्वांटिटी जो आ रही है वो ये आ रही है। आप इसे डॉटेड लाइन में बना सकते हैं, वही पॉइंट निकल सकते हैं आप, यहाँ पे एस क्यू कुछ भी लिख सकते हैं, आर ए बी जो भी आप लिख सकते हैं पॉइंट में वो आप लिख सकते हैं। हमने लिया आर और एस ले लिया, आज जरूरी नहीं है ए और बी में, फिक्स नहीं है, आप अपने इन पॉइंट्सों को किसी कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये हमारी जो कैटेगरी है बच्चों वो ये कहलाएगी कि बेलोचदार मांग की लोच कहलाती है। ठीक है, अब बेलोचदार मांग की लोच हमने चित्र तो बना दिया, रेखा चित्र बना दिया, इस चित्र को हम कैसे समझाएं कि जिस तरीके से हमने कल समझाया था कि इसका क्षेत्रफल किसके कौन से बराबर है, उसी तरह से हम बताएंगे कि चित्र में जो भी चीज दिख रही है वो लिखेंगे, चित्र का डिस्क्राइब जरूर करें। यहाँ पे लिख सकते हैं हम, चित्र में क्या चीज दिख रही है, ओ पी या ओ वाई पर क्या है,
वस्तु की कीमत है और ओ एक्स पर वस्तु की मात्रा है। ये भी लिख सकते हैं, या चित्र में ओ पी वस्तु की, ओ पी क्या है, ओ पी वस्तु की कीमत व ओ क्यू जो पहले वाली थी वो ली हमने, वस्तु की मात्रा। यहाँ पे चित्र में जो चीज दिख रही है हम वही चीज बता रहे हैं कि चित्र में ओ पी वस्तु की कीमत और ओ क्यू पर क्या है। इसी तरह से आर बिंदु जो लिया है हमने, तथा इसकी हमने ओ पी का वर्णन कर दिया, ओ क्यू का वर्णन करते ही हमारे पास क्या पॉइंट आ गया, आर, जो हमारा आयताकार बन गया क्षेत्र, तो आर बन गया, तथा आर बिंदु कुल खर्च को व्यक्त कर रहा है। आर बिंदु कुल खर्च को व्यक्त कर रहा है। इसी तरह हमें प्राप्त क्या हुआ क्षेत्रफल, हम ले सकते हैं कि कुल खर्च किसके बराबर हुआ, कुल खर्च बराबर ओ पी मल्टीप्लाई ओ एक्स, ओ क्यू मल्टीप्लाई ओ क्यू। ओ पी अगर हमें ओ क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्षेत्रफल तो प्राप्त होता है। कौन सा क्षेत्रफल प्राप्त होता है वो नाम आ जाएगा, हमने बिंदु भी इसलिए दिया है ओ पी आर क्यू, ओ पी आर क्यू, ये एक क्षेत्रफल हुआ। देखिए ये क्षेत्रफल, अगर हम इसका क्षेत्रफल देखते हैं तो ये क्या होगा, इकाई से कम हो गया। इसी चीज को हम लिखेंगे, अतः इसी तरह या इसी प्रकार OP1 क्या है, वस्तु की नई कीमत है। इसी प्रकार OP1 व एक साथ भी लिख सकते हो OQ1 वस्तु की नई कीमत व वस्तु की नई मात्रा है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। अब इसका भी कुल खर्च कौन से बिंदु पर दिख रहा है, इसलिए कुल खर्च कौन सा बिंदु है, एस, जिसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे शॉर्ट में करने के लिए। कुल खर्च जो है एस है वो किसके बराबर है, OP1 मल्टीप्लाई OQ1 के बराबर है। ठीक है, और जिसका ये क्षेत्रफल है किसके बराबर क्षेत्रफल है, नया क्षेत्रफल बन गया है OP1 और SQ1 बराबर OP1 SQ1, नया क्षेत्रफल आया, जिससे हमें ये पता लग रहा है कि इसके अंतर्गत कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन हो रहा है वो कम हो रहा है, कीमत की तुलना में कम हो रहा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसलिए अतः यह सिद्ध होता है कि इसका क्षेत्रफल जो है वो कम है, इसका ज्यादा है, तो हम ED लेस देन 1, ये जो चीज है वो आपको ये शो कर रही है बच्चों कि बेलोचदार मांग की लोच जो है वो क्या कहलाएगी। कल हमने तीनों श्रेणियां पढ़ी, तीनों श्रेणियों में ऐसे ही बता रखा था कि मांग पर क्या इफेक्ट हो रहा था, कीमत के परिवर्तन होने से मांग में क्या परिवर्तन होता है, यही चीज दिखा रहे थे। इसी तरह से अब हमको ये साइन देखने कि किसमें कितना परिवर्तन करना है, हम इस साइन से बता सकते हैं, आप चित्र में भी बता सकते हैं। अगर मान लीजिए कीमत में ज्यादा करना है, कीमत को कम दिखाना है और ईडी को ज्यादा दिखाना है तो ये वाली कैटेगरी आ जाएगी, दोनों में इक्वल गैप दिखाना है ये वाली आ जाएगी, ईडी को अनंत तक बढ़ाना है ये आ जाएगी, इसमें प्राइस फिक्स हो जाएंगे। तो आज हमारी ये जो कैटेगरी है
हमने जो पढ़ी है पूर्णतया मांग की लोच, ये हमारी चौथी कैटेगरी है, यानी कि मांग की लोच की श्रेणियां जो हमारी चौथी कंप्लीट हो रही है। अब हम चलने वाले हैं शून्य लोच, मांग की शून्य लोच। बच्चों आपको ये तीनों चारों कैटेगरी समझते आ रही होगी, अब तो ये कंटिन्यू हो गया, रनिंग में चल रहा है टॉपिक अपना, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता जा रहा होगा, क्योंकि हम पहले वाले टॉपिक को भी इससे जोड़ते जा रहे हैं, तो रिकॉल भी होता जा रहा होगा आपको। इसलिए आप अपनी किताब को खोल के रखें और इन कैटेगरीज को पढ़ें और साथ में वीडियो देखते जाएं और अपने काम को नोट डाउन करें और अपनी कैटेगरीज को बनाएं और समय समय पर मुझे कॉपी में अपना होमवर्क दिखाते चलें। बच्चों पांचवी कैटेगरी मांग की कीमत लोच की पांचवी कैटेगरी इंपॉर्टेंट, शून्य लोच। देखो नाम से पता चल रहा है या पूर्णतया बेलोचदार लोच, जिसे हमने बोला है ED = 0। शून्य का नाम इसलिए दिया ताकि याद रहे कि शून्य लोच। शून्य लोच कौन सी हुई? मांग, यानी कि हमें जो चित्र बनाना है यही बताना है कि शून्य लोच, पहले तो बताएंगे शून्य लोच क्या, जिस तरीके से हमने इसको बताया। शून्य लोच इसमें बताया है कि जब कीमत के परिवर्तन से, जब कीमत के परिवर्तन से वस्तु की मांगी जाने वाली, वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो मांग की लोच कैसी कहलाएगी बच्चों? तो मांग की लोच शून्य मांग की लोच शून्य कहलाएगी, कहलाएगी या कहलाती है, एक ही बात है। इसे हम किसके द्वारा बता रहे हैं? ED = 0। साफ पता चल रहा है कि मांगी जाने वाली मात्रा जो है वो 0 के बराबर है, यानी कि मांगी जाने वाली मात्रा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। किस चीज का प्रभाव नहीं पड़ रहा? कीमत के घटने या बढ़ने का। तो इसका साफ डायग्राम आपको पता चल रहा होगा, जिस तरीके से हमने पूर्णतया लोचदार बनाया था, वहां पे लोच किसको दिखाया था? मांग पे, यानी कि कीमत के परिवर्तन से मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, वही स्थिति, और कीमत के परिवर्तन से मांग पर प्रभाव पड़ रहा था। यानी का मतलब उस स्थिति में हमने कीमतों को स्थिर रखा था और क्वांटिटी को घटाया और बढ़ाया गया था, ठीक है ना। अब इसका हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं। डायग्राम बहुत आसान है अगर आप इस चीज को समझेंगे तो। पांचों कैटेगरी के डायग्राम अपने आप में बहुत आसान है बच्चों। वस्तु की मात्रा, जिसे हम Q बोलते हैं, वस्तु की कीमत, जिसे हम P बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक सेम चीज चल रही है। अब हमें किसके ऊपर प्रभाव नहीं दिखाना है? ED को तो बिल्कुल 0 रखना है और कीमतों को हमें घटाना बढ़ाना है। जाहिर सी बात है कि जब ED को हमें 0 रखना है, यानी कि ये Q है, और हम इसको एक पॉइंट स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और कीमत ये रखी हमने पहली, दूसरी बढ़ गई, कोई फर्क नहीं पड़ा क्वांटिटी में, तीसरी T2, हम कीमत कितनी भी बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये हमारी मांग वक्र या मांग की लोच कहलाएगी। यानी कि जो क्वांटिटी है, वस्तु की मात्रा है, वो कहां पर है? 0, ये 0 है। और हमने जो पहला चित्र बनाया था उसमें क्या था? अनंत तक बढ़ाया था।
अनंत कब आता है बच्चों? जब किसी भी संख्या को हम 0 से भाग लगाते हैं तो कहलाती है अनंत या निल वो चीज। इन्फिनिट दिखाना है अपन को, तो वो संख्या क्या हो जाएगी जब वो क्वांटिटी घट बढ़ आगे जाएगी। यहाँ पर आप देखें वही चीज कि हमारे जो बिंदु निकल रहे हैं वो क्या क्या निकल रहे हैं, कौन सी कैटेगरी है? सबसे पहले तो ED इजिकल टू 0। आप यहाँ पर ABCD लिख सकते हैं, RST भी लिख सकते हैं, PQRS भी लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा है वो पॉइंट आप डाल सकते हैं। जैसे हमने आपकी बुक में भी A, B और C दे रखे हैं। ये पॉइंट हम इसलिए देते हैं ताकि जब हम चित्र का वर्णन करें तो हम अपने एरिया को समझा सकें कि ये एरिया यहाँ से यहाँ तक ये है, यहाँ से यहाँ तक ये है, यहाँ से यहाँ तक ये है। तो जब हम चित्र को देख रहे हैं और चित्र को समझने की कोशिश करें तो साफ साफ एक लाइन में पता चल रहा है, उपरोक्त चित्र में वही चीज इसलिए कीमत के परिवर्तन से, यानी कि कीमत कितनी भी बढ़ रही है कम हो रही है उसके परिवर्तन से कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। किसमें चेंज नहीं हो रहा है? क्वांटिटी में। तो उपरोक्त चित्र में जब कीमत क्या थी? OP थी, हम देखें तो, तथा OP1 थी व OP2, यानी कि तीनों कीमतों में हमने कीमत में परिवर्तन करके देख लिया। मान लो ये है पॉइंट्स OP, OP1 व OP2। जब कीमत में तीनों में परिवर्तन होने पर भी वस्तु की मांग की मात्रा, जिसे हमने क्या बोला है? OQ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ रहा है। इसलिए या अतः यह क्या कहलाएगी? यह कौन सी कैटेगरी जाएगी? ED इजिकल टू 0 नॉच कहलाएगी। कहने का मतलब कि अगर क्वांटिटी 0 पर है तो ED इजिकल टू 0, क्वांटिटी इंफिनिट है तो इजिकल टू 0 अनंत। और अगर मांगी गई मात्रा में ज्यादा अंतर हो रहा है कीमत के परिवर्तन से तो ED ग्रेटर देन 1, अगर कम परिवर्तन हो रहा है तो ED लेस देन 1, और अगर जो ED में बराबर अंतर हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, कीमत कितनी बढ़ रही है उसी के अकॉर्डिंग वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा भी बढ़ रही है, तो उसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। कहने का तात्पर्य कि हमने पांचों कैटेगरी को समझ लिया बच्चों, चित्र बनाकर समझ लिया, चित्रों में हमने अंतर समझ लिया कि कौन से चित्र में क्या अंतर है। पांचों कैटेगरी 6 नंबर की क्वेश्चन में आ जाती है। कभी कभी सिर्फ 3 कैटेगरी पूछी जाती है कि कोई भी 3 कैटेगरी का वर्णन कीजिए। एग्जाम में अगर कोई भी 3 कैटेगरी का वर्णन करना आए तो आप कौन सी 3 कैटेगरी का वर्णन करेंगे? क्वेश्चन ये हो जाता है कि आप मांग की कीमत लोच की 3 श्रेणियां बताइए, तो 3 श्रेणियों में आप कौन सी कैटेगरीज को इंपॉर्टेंस देंगे या कौन सी कैटेगरियों का हमें वर्णन करना सही या जो क्वेश्चन के हिसाब से हमें करना चाहिए। वो 3 कैटेगरी आपकी ये होती है, ये वाली और ये। अगर प्रश्न में केवल 3 कैटेगरियों के लिए बोले तो आप ये वाली लिखिए, क्योंकि ये जो दोनों कैटेगरीज है ये व्यवहार में नहीं देखी जाती है, बहुत कम देखी जाती है, इसलिए इनका प्रयोग कम किया जाता है। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि मांग की लोच की 3 श्रेणियों को समझाइए, तो आप 3 श्रेणियों में लोचदार, इकाई के लोचदार और बेलोचदार मांग को बताइए। बच्चों अगर हम शॉर्ट में देखें और शॉर्ट में हम समझें कि हम चित्रों के द्वारा वापस से एक बार रिकॉल करा रहे, पांचों चित्रों को एक बार देखते हैं, कंपेयर करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगी कौन सी कैटेगरी कैसी है। जैसे ED अनंत को रफली बता रही हूँ, P और Q अनंत दिखा रहे हैं किसे? मांगी जाने वाली मात्रा को, जो हमारे नीचे
ओ एक्स अक्ष पर, ठीक है, हमने दिखा दिया ये वर्ड बिंदु, ठीक है, और प्राइस हमारे फिक्स है, आपका जो पॉइंट बनेगा ये बनेगा। एक कैटेगरी हो गई अनंत वाली, पहली। दूसरी, हमें बताना है कि लोचदार तो है लेकिन कैसा है, ओ वाई एक्स, ये वस्तु की कीमत है, उधर ये क्यू है, ठीक है। अब हमें कौन सी कैटेगरी दिखानी है कि लोचदार दिखानी है, मांग में ज्यादा अंतर दिखाना है और कीमत को बिल्कुल कम दिखाना है। तो पहला पॉइंट तो हम यहीं पे दिखा देंगे, एक तो ये वाला पी निकल गया, पी और ये क्यू निकल गया। मांग में ज्यादा और प्राइस में कम। प्राइस हमेशा गिरती हुई दिखाएंगे बच्चों, प्राइस में हमने अंतर दिखाया कम, लेकिन डिमांड में हम अंतर ज्यादा। ये जो आया हमारे पास Q1 आया, ये पॉइंट आए हमारे ए बी या आर एस, जो भी आप रखना चाहें, तो ये P1 निकल गया, पहले की P, ये लाइन। अब जो डिमांड लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी, आप स्केल की सहायता से बनाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी इसके अकॉर्डिंग। आपका जो रेखा चित्र है वो इस तरीके से आएगा, अंतर, क्योंकि हमने प्राइस में जो दिखाया है अंतर परिवर्तन दिखाया है वो कम बताया है, किसकी तुलना में, वस्तु की मांगी जाने वाली। इस तरीके से कौन सी कैटेगरी बनी हमने, ई बी ग्रेटर बनाई है 21। इसी तरह से हम तीसरी कैटेगरी को यहाँ बना रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट में है, अगर आप पांचों रेखा चित्रों को देखें समझें तो आपको ये पांचों कैटेगरी बहुत जल्दी और आसानी से समझ में आती है, क्योंकि हमने अभी तक जो सीखी वो एक एक कैटेगरी करके सीखी है, जिससे हम कंपेयर नहीं कर सकते। जब हमारे पास सामने पांचों कैटेगरीज हमारे सामने होगी तो बच्चों हम कंपेयर कर सकेंगे कि कौन सी कैटेगरी किसके हिसाब से है। जैसे तीसरी कैटेगरी जिसको हम देख रहे हैं कि हमें बराबर बतानी है इकाई के बराबर। छोटे छोटे रेखा चित्रों के द्वारा मैं समझा रही हूँ ताकि आपको पांचों एक साथ दिख जाए। इकाई के बराबर यानी कि कीमत में भी उतना ही दिखाना है और हमें वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में भी उतना ही गैप दिखाना है। तो पहला हमने ये ले लिया P और Q, गैप उतना ही बराबर बराबर, तो आप अंतर उतना ही रखिए। मान लीजिए हमने अंतर रखा, डॉटेड लाइन से बनाए, डॉटेड लाइन से हम बना रहे हैं, मान लीजिए मात्रा में भी उतना ही, जिसको हमने बोला था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो नई कीमत और मात्रा निकल करके आई है वो P1 और Q1 के नाम से। तो डिमांड लाइन हमारी मांग की कीमत रोज कैसी बनेगी बच्चों, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, आपके बुक में ऐसे बना हुआ है, और हम सीधा भी बना सकते हैं। इस जो पोजीशन को है वो बोला गया है हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो कौन सी कैटेगरी को शो करता है, ED=1। ये है बच्चों। इसी तरह से हम चौथी कैटेगरी को जो हमने आज समझाई कि हमें ईडी को तो कम रखना है और कीमत का अंतर ज्यादा रखना है, वही बनाएंगे चित्र में जो चलता आ रहा है, ओ वाई, यहाँ पे कीमत रखेंगे पी क्यू, ये शॉर्ट में ले रही हूँ मैं ताकि आपको पांचों चित्र एक साथ समझ में आ जाए और पांचों श्रेणियां जल्दी से क्लियर हो। जैसे अब हम बता रहे हैं कि हमें कौन सी कैटेगरी लेनी है, ED लेस देन 1, ये कैटेगरी लेनी। अब ED को बहुत कम रखना है और प्राइस में ज्यादा अंतर दिखाना है, तो एक पॉइंट तो वही निकलेगा, E और Q। E प्राइस में बहुत ज्यादा, प्राइस में हम ज्यादा दिखाते हैं और क्वांटिटी में हम ये समझ लीजिए इतना दिखाते हैं, P1 और Q1, ठीक है। ये अंतर हो गया आपका डेल्टा P का, नीचे जा रहा है, ये आपका Q का अंतर हो गया जो इधर बढ़ता है, और आपकी मांग की लोच जो है वो ऐसे खड़ा हो जाएगा, मांग की लोच जो है आपकी ऐसी खड़ी हो जाएगी। इस तरीके से इसको टच नहीं करेंगे, वैसे तो टच नहीं हो सकता है लेकिन इसे टच नहीं करेंगे कि मांग की लोच जो है वो आपके ए बी पॉइंट पर नहीं है, खुल कर।
आप अंतर से समझ सकती हूँ, इसका गैप ज्यादा है और इसका गैप कम। पांचवी कैटेगरी इसे हमने बताना है शून्य। पांचवें नंबर की जो कैटेगरी है वो है शून्य कैटेगरी। शून्य में ई डी इक्वल टू शून्य, तो अभी भी मैंने समझाई। क्यों रखेंगे, पी रखेंगे। शून्य किसे दिखाना है, पी डी को, यानी कि हमने यहाँ पे ई डी रखा, क्वांटिटी ई निकली, ये पूरी हमारी तरफ स्थिर है और प्राइस हमारे घट घट है, ये प्राइस हमारे घट घट है, ऊपर भी और नीचे भी। डेल्टा पी कीमतों में कितना भी परिवर्तन हो रहा है लेकिन क्यों हमारा नहीं बदल रहा। इस कैटेगरी को हम ये डिमांड लाइन आ गई, ये पॉइंट आ गए। इस तरीके से आप पांचों कैटेगरी को बार बार प्रैक्टिस में देखेंगे। आप सिर्फ इस चीज को याद रखें तो आपकी ये पांचों कैटेगरी अपने आप ही पूरी समझ में आ जाएगी। अभी हमने एक एक कैटेगरी को आपको पिछले वीडियोस में समझाया, एक एक कैटेगरी को आपको ये बताया कि इस चित्र में क्या कहा गया है, इसका मतलब समझाया कि पूर्णतया लोचदार कैटेगरी कैसे कहेंगे, लोचदार किसे कहेंगे, इकाई के बराबर मांग किसे कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये। और शून्य लोच या बेरोजगार मांग की लोच कैसे है। आपके इस वीडियो में पांचों कैटेगरी को एक साथ शॉर्ट रूप में बताया गया है और समझाया गया। अगर आप उनको ध्यान से समझेंगे तो आपको पांचों चित्र एक साथ मिल जाएंगे और आपकी बुक में भी इन पांचों चित्रों का वर्णन किया गया है और मांग की कीमतों की श्रेणियों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया बच्चों। तो आप इनको देखें और इनको हर कैटेगरी से अपना एक रेखा चित्र बनाएं और उनके नीचे उस चित्र को क्या करें, डिस्क्राइब करें। आप कॉपी पेंसिल स्केल लेकर के बैठे जिससे चित्र बहुत अच्छे और साफ सुथरे बने। पेंसिल का ही प्रयोग किया जाएगा इस चित्रों में, पेन से कोई नहीं बनाए, ठीक है। और इन चित्रों को पूरी मांग की जो लोच है, 5 श्रेणियां, इन पांचों श्रेणियों को आप बना करके देखें और कोई प्रॉब्लम हो तो आप समय समय पर मुझसे फोन करें, बात करें। मैं आपको और अच्छे से समझा सकूंगी कि ये इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप इसमें क्या तुलना कर सकते हैं इन चित्रों को देखकर। जब आप पांचों चित्रों को बनाएंगे उसमें आप अपने आप ही तुलना करने वाली चीजें दिख जाएंगी कि हमें कैसे इस चीज को कम या ज्यादा करना है, या मांगी गई मात्रा और कीमत के परिवर्तन का जो अनुपात है उसको हम उस अंतर को उस गैप से, रेखा चित्र के गैप से बता करके हम उसको अच्छे से डिनोट कर सकते हैं। तो मांग की जो कीमत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमारे मांग में या कीमत में जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है उसको हम किसके द्वारा या कैसे समझे कि उसके कारण क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं या क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती है। उपभोक्ता जब बचाता है तो अपने खर्च को किस तरीके से मेंटेन करता है, उस कैटेगरी को इस ग्रुप में यहाँ पर बहुत अच्छा ही समझाया गया है। अगर हम देखें कि पहली कैटेगरी में अनंत बताई है तो ये बोल सकते हैं कि वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा जो है उसमें क्या हो रहा है कि कीमतों में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, कीमतों में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा पर प्रभाव पड़ रहा है या आनुपातिक परिवर्तन हो रहा है। या हम इसको कह सकते हैं कि वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन के कारण कीमतों में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो वो कौन सी कैटेगरी कहलाएगी, आपकी कहलाएगी पूर्णतया लोचदार मांग। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से लोचदार मांग कैसे कहलाएगी कि लोच तो हो रहा है, किसमें हो रहा है, मांगी गई मात्रा में हो रहा है। कि जब मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन से प्राइस में यानी कि कीमतों के आनुपातिक परिवर्तन में क्या हो रहा है, अधिक परिवर्तन हो रहा है, तो क्या कहलाएगी, लोचदार मांग कहलाएगी। इसी तरह से बराबर कि जब कीमत में आनुपातिक परिवर्तन और मांगी जाने वाली मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन में दोनों में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है परिवर्तन, आनुपातिक जो परिवर्तन हो रहा है इक्वल हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, इकाई के बराबर लोच कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अगर हम देखें कि ईडी लेस देन 1 कि जब मांग की मात्रा में कीमत के क्या हो रहा है, कीमत में अधिक परिवर्तन के कारण मांग के आनुपातिक परिवर्तन में कम परिवर्तन हो रहा है, तो वो कहलाएगी ईडी लेस देन 1 यानी कि बेरोजगार मांग की
लोच के अंदर। इसी तरीके से बच्चों अगर हम पांचवी कैटेगरी को देखें कि ईडी क्या है, हमारी 0 है, यानी कि वस्तु की कीमत में कितना भी परिवर्तन हो रहा है। वस्तु की कीमत हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब वस्तु की कीमत घट या बढ़ रही है तो मांगी जाने वाली वस्तु पर मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये कैटेगरी कौन सी कहलाएगी? ईडी इजिकल टू 0। क्लियर बच्चों? शून्य लोच मांग की शून्य लोच कहलाएगी। अब हम आपको अगले वीडियोस में मांग की लोच की मापने की श्रेणियां समझाएंगे, मापने की विधियों को बताएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पिछले वीडियो में कह चुकी हूँ कि मांग की लोच की श्रेणियां या मांग की लोच की मापने की विधियां प्रश्न आता ही आता है। 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछेंगे, क्योंकि हम अगले वीडियो में अपनी मांग की कीमत लोच की विधियां शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, ओके, थैंक यू।